इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या था? इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट था कि हम ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से ही लोगों को अपने यहाँ जॉब या नौकरी पर रख लेते हैं। हम बाहर से किसी को बुलाने या रखने नहीं जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हम बाहर से किसी लोगों को, सत्यम कुमार सत्यम क्लास ज्वाइन कर लो। एक मिनट को, एक नया लड़का आ रहा है। ठीक है। तो देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक था इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही लोगों को हम एक से दूसरे जॉब पोजीशन पर रख देते हैं, बिना किसी बाहरी आदमी को अपने यहाँ नौकरी बुलाए हुए। ये कहलाता है इंटरनल सोर्स। जैसे ट्रांसफर करना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताया था, कोई एक कंपनी है, उसका दो जगह ब्रांच है, ए और बी, ठीक है। ए जगह में 10 लोग काम करते थे, बी में भी 10 लोग काम करते थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, बी में से एक लोग नौकरी छोड़ के चला गया, ठीक है। ए ब्रांच में देखा गया कि यार यहाँ पे एक आदमी, मतलब यहाँ पे काम है, वो 9 लोग भी कम कर सकते हैं, एक आदमी को के लिए, मतलब एक आदमी अगर नहीं भी रहेगा, हमारे काम से परफॉर्म अफेक्ट नहीं होगा। तो इसने क्या किया, अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में क्या किया, एक आदमी को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी वो फुलफिल हो गई। तो ये होता है ट्रांसफर करना। जैसे आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट जॉब में, टीचर्स में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, हर किसी में क्या होता है, ट्रांसफर का कंसेप्ट होता है। हर जॉब में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होने से बेसिकली यही फायदा होता है कि हमको किसी बाहर से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है ट्रांसफर का, इंटरनल सोर्स का फायदा दूसरा क्या होता है? देखो, अगर तुम नए लोग को नौकरी पर रखोगे, तो उनको क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, काम सिखाना होगा, ठीक है। उस पर काफी पैसा खर्च करना होगा। और दूसरी बात है कि नए लोगों को नौकरी पर रखना होगा, तो तुमको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करवाओ, प्रचार करवाओ, तुम उस पर पैसा खर्च करो, टेस्ट लो, एग्जाम्स लो। तो बड़ा पैसा खर्च हो जाता है, बड़ा समय की बर्बादी होती है। लेकिन अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों से ही काम करवा लीजिएगा, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा का बचत होता है। और दूसरा, जो आदमी आपके यहाँ काफी दिन से काम कर रहा है, उस पर ट्रस्ट भरोसा ज्यादा होता है, वो काम को जल्दी समझ जाता है, सीख लेता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ना जो वातावरण है उनसे क्या होता है, वो यूज टू होता है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ट्रांसफर का फायदा। दूसरा, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि अगर मान के चले किसी कंपनी में कोई बहुत बड़ा मैनेजर था, किसी डिपार्टमेंट का सेल्स का मैनेजर था, जो बहुत सीनियर हो गया, तो रिटायर रिटायर होकर चला गया वो, ठीक है। तब क्या किया जाएगा, जो जस्ट इससे छोटा होता है, जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, हम इसको क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं और इसको नया मैनेजर बना देते हैं, जो वैकेंसी खाली हुई थी। फिर उसी तरीके से इसके नीचे वाले लोग हैं, उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये होता है प्रमोट। प्रमोट करके भी हम अपने जॉब वैकेंसी को खाली कर, मतलब भर देते हैं, जो खाली है उनको हम भर देते हैं। प्रमोशन का लेकिन मतलब क्या, देखो, प्रमोट करना, जैसे आप लोग नहीं था कि आपको स्कूल में आप क्लास प्रमोट कर गए, ठीक है, क्लास 7 में आप 8 में चले गए आप, ठीक है। तो प्रमोशन का मतलब होता है कि पहले से हायर रैंक पे जाना, बड़े पोस्ट पे जाना, ज्यादा पैसा मिलना, ज्यादा पावर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे मान के चलो, कोई इंस्पेक्टर था, उसका प्रमोशन हो के वो डीएसपी बन गया, या कोई डीएसपी का प्रमोशन हो गया, क्या बन गया, एसपी बन गया। तो एसपी बनने में पावर ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा मिलेंगे, इज्जत ज्यादा मिलेगा, रेपुटेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रमोशन का फायदा। अब देखो, इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना, कि इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज एक ये है कि इनसे इंप्लॉइज का ना मोटिवेशन जो होता है ना, वो काफी बढ़ता है। उनको अच्छा लगता है, यार हम अच्छे से काम करेंगे, हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको सैलरी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, हमको रेस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा समाज सोसाइटी में। लेकिन इसका कुछ नुकसान होता है इंटरनल सोर्स का। देखो, सबसे पहला नुकसान क्या है, आपके यहाँ न्यू टैलेंट, नए नए लोग, नए नए स्किल टैलेंट के लोग नहीं आएंगे। जो पुराने बूढ़े चीज लोग जो बुद्ध से काम कर लिए वही लोग रहेंगे, ठीक है। तो न्यू टैलेंट नहीं आएंगे। जैसे अगर आप वैकेंसी लेते हैं, तो नया पढ़ाई लिखा, नए नए मॉडर्न जमाने के लोग आते हैं, नए नया वर्कफोर्स आता है, नया सोच आता है, उनके अंदर काफी एनर्जी होता है, तो वो तो आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। इनसे क्या होता है कि देखो, जब आप एक्सटर्नल सोर्स करते हो ना, तब ऑफिस में क्या होता है ना, कंपटीशन रहता है। यार अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो मेरी जगह पे किसी और को ला कर रख दिया जाएगा,
ठीक है, परफॉर्मेंस जज करेगा। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। लोग जानते हैं कि यार हम ही लोग हैं, किसी और को नौकरी पर रखा नहीं जाएगा, तो लोग कामचोर हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये इसका नुकसान होता है। दूसरा है तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स। देखो एक्सटर्नल सोर्स, जितने भी आप लोग आजकल मतलब आज की डेट में आप लोग अगर पढ़ रहे हो, कल को आप लोग जॉब करने के लिए अप्लाई करोगे अलग अलग फील्ड में, तो आप लोग को जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा जिस माध्यम से, वो कहलाएगा एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है कि कंपनियां अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को नौकरी पे, जॉब पे उनको रखती है, उनके तलाश करती है, उनका टेस्ट लेती है, एग्जाम लेती है, तब उनको सिलेक्शन करती है, ठीक है। तो देखिए, वेन दी कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, देखो कैंडिडेट्स जब भी बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उनको इन्वाइट करता है कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ जॉब पोजीशन है, आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर जाइए, जो क्वालिफाई करेगा हम उसको नौकरी पर रख लेंगे, ठीक है। आर इन्वाइटेड टू फिल दी वैकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज नोन एज, इवेन नहीं होगा यहाँ, देन होगा, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को नौकरी पर, जॉब पर रखा जाता है, तब ये कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। चलिए, देखो जब भी हमको बहुत ही ज्यादा वैकेंसी चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स को कब प्रेफर किया जाता है, जब एक बार में 100 लोग चाहिए, आपको 1000 लोगों की जॉब जरूरत है, तब वो तो आप इंटरनल सोर्स आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर से ही लोग मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी जॉब वैकेंसी काफी लार्ज है, जब मान के चलो सिर्फ एक या दो ही आदमी की जरूरत है, तब उस केस में कोई क्या जाएगा उतना खर्चा प्रचार करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसका फायदा एक क्या होता है, देखो इसका फायदा ये होता है कि फ्रेश एंड न्यू टैलेंट्स, नए नए लोग आते हैं, नए नए टैलेंट आते हैं आपके यहाँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पास वाइडर चॉइस होता है, काफी ज्यादा चॉइस होता है लोगों का। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से अपने यहाँ क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन को हम जॉब नौकरी पर रख लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसका फायदा क्या, नुकसान क्या होता है, देखो इसका नुकसान क्या होता है, सबसे पहले ये तो बहुत खर्चीला है, उतने लोगों को तुम नौकरी पे आओगे, उनका एग्जाम लोगे, टेस्ट लोगे, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जो इम्प्लॉयज आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, उनका मोरल, उनका जो मोटिवेशन होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जान रहे हैं यार देखो कितनों कैसे भी काम करो, हम लोग को तो मिलने वाला है नहीं, कोई जो नया जॉब प्रमोशन कुछ मिलेगा नहीं, कोई दूसरे ही आएगा, हम लोग क्यों उतना करने जाए फिर, ठीक है। तो मोरल आदमी का क्या होता है, लो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, जो नया एम्प्लॉय आता है, उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट, जब आप किसी स्कूल में आप गए होंगे क्लास करने के लिए फर्स्ट डे, तो कैसे होता है कि कुछ दिन, 5-6 दिन तक आप बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, दिक्कत महसूस होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा नुकसान उसका होता है। चलिए, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो नाम क्या है, डायरेक्ट, सीधा बहाली कर लो, ठीक है। जैसे कई बार देखते हैं आप कि ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी कंपनियां होती हैं, दुकान होते हैं, वो अपने घर के बाहर में लिख देते हैं, लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है काम करने के लिए, कुछ ऐसा नोटिस अपने बाहर में चिपका दिया। जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि बहुत से लोगों को जब अपना रूम रेंट भाड़ा पे देना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर में टू लेट करके चिपका देते हैं, ठीक है, कि रूम खाली है, टू लेट, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि आप अपने ऑफिस के बाहर में लिख दो कि अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली है, जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दे यहाँ पे आके, ठीक है। तो देखिए, समटाइम दी ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस, वो नोटिस क्या करते हैं, पेस्ट कर, पेस्ट मतलब पता है चिपका देते हैं, ठीक है। कहाँ पे, अपने ऑफिस के गेट के बाहर में, ठीक है, या अपने फैक्ट्री के बाहर में। और वो बता देते हैं कि हमारे यहाँ ये जॉब वैकेंसी खाली है, हमको ये क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, जिनके पास होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट कौन सा मेथड कहलाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। देखो जैसे मैं इसको इसको समझो, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो जब मैं स्कूल के लिए ज्वाइन कर रहा था, तो मैं क्या करता था, अपना रिज्यूमे लेके जाता था, और जितने भी स्कूल है ना, मैं हर जगह अपना रिज्यूमे क्या करता था, दे देता था कि सर मेरा रिज्यूमे है, अगर आपका टीचिंग का पोस्ट का जॉब खाली है, तो आप मुझे उसके लिए बताना, ठीक है। तो कहते ठीक है, अभी तो नहीं है, हम लोग आपका रिज्यूमे एप्लीकेशन आपका हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वैकेंसी होगी तब हम आपको कॉल करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो कैजुअल कॉलर्स में यही होता है। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी में तत्काल अभी जॉब नहीं है, लेकिन लोग तो आते रहते हैं कि सर ले लीजिए रिज्यूमे, कभी शायद आ गया हो तो उनको बता, कॉल कर लीजिएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, कंपनियां क्या होती हैं कि जब बिजनेस पूरे साल भर चलता है, उस टाइम पे उनके यहाँ काफी सारे लोग आते हैं, ठीक है, जो आपके पास एप्लीकेशन लेके, तो कंपनियों को उनकी उसकी आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन ले लेती है, और एक पेंडिंग लिस्ट बना देती है। पेंडिंग लिस्ट बना दिया कि कल के डेट में अगर हमको कुछ खोजना पड़े, तो मेरे पास तो पहले से सारा सर्टिफिकेट है ही अवेलेबल, हम बस उसी में से देख लेंगे और उनको कॉल करके बुला लेंगे, ठीक है।
तो ये मेथड कहलाता है कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। तीसरा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट आप जानते हैं, प्रचार करते हैं, जैसे सरकारी बैंक की वैकेंसी आती है या टीचर्स लोग की वैकेंसी आती है, सीटेट, टीईटी, बैंक पीओ, तो देखते हैं कि आप अखबारों में प्रचार आता है, न्यूज़पेपर में आता है, सोशल मीडिया पे लोग चिपका देता है, तो ये कहलाता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। देखिए, द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सबसे पॉपुलर मेथड क्या है? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जिसमें हम वैकेंट जॉब पोजीशन के बारे में बता देते हैं। बाकी इसको देख लेना, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में, गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का, कोई भी कंपनियां जनरली ना, बड़ी बड़ी कंपनियां ना, वो एडवर्टाइजमेंट मेथड को ही फॉलो करती हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा लोगों तक अपने बहुत ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, आपको उतना ही अच्छे टैलेंट मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। चलो, चौथा है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब समझो। देखो, कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। रुक जाओ। गवर्नमेंट जॉब पोर्टल दिखाता हूँ। पढ़ाई इस तरीके से होता है, एग्जाम्पल देके समझा के रटवाने वाले कंसेप्ट से पढ़ाई नहीं होता है। देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है ncs.gov.in, ठीक है। तो देखो, नाम क्या है? नेशनल कैरियर सर्विसेज। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। अब यहाँ पे ना, पूरे इंडिया में आप कहाँ कहाँ किस किस जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसियां खाली हैं, आप वो देख सकते हो और वहां अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, मैं बिहार पे क्लिक करता हूँ, कितना वैकेंसी है? 2412। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शंस के लिए आ रहे हैं कि क्या कीवर्ड चाहिए, तो आप सर्च करो, ऐसे आप यहाँ पर लिस्ट देखो। स्टाफ नर्स चाहिए, हेल्थ असिस्टेंट चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाहिए, सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ डालूं टीचर, कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अगर आता तो मेरे को बताता, अब ऑल इंडिया करके देखते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी कुछ भी मिल जाए हम काम कर लेंगे। देख रहे हो आप? ऑनलाइन म्यूजिक एडुकेटर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, पीजीटी बायोलॉजी, ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। म्यूजिक टीचर, मतलब आप लोग को ये पता था इसके बारे में, इससे पहले कि गवर्नमेंट इस तरीके की फैसिलिटी देती है? ऑल इंडिया घर बैठे बैठे आप जॉब देख सकते हैं, अच्छा। और वेरीफाइड जॉब भी यहाँ पर आएंगे। आप लोग को पता था इसके बारे में? नहीं पता था? आपके यहाँ कोई, अगर किसी को जॉब चाहिए, कोई बेरोजगार है जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप उनको ये वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं, ncs.gov.in। इनसे वो बैठे बैठे ऑल इंडिया जॉब की वैकेंसी, देखो दिल्ली में 20,000 वैकेंसी है, ठीक है। तो अलग अलग जॉब प्रोफाइल है जिसको आप लेके सर्च कर सकते हैं। तो ये पता है, ये प्लेटफॉर्म क्या कहलाएगा? यही प्लेटफॉर्म कहलाएगा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट क्या करती है? मिडिल मैन बन जाती है। देखो, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे रही है ना, गवर्नमेंट क्या है, आप एक जॉब सीकर है, आपको जॉब चाहिए, और एक कंपनी है, ये वेबसाइट क्या है? ncs.gov। ये बीच में, ये मिडिल मैन का काम कर रही है। ये जिन लोगों को जॉब चाहिए और जहां वैकेंसी है, उन दोनों के बीच में क्या कर रही है? एक लिंक बन के काम कर रही है, तो उसी को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में खाली जॉब है, वैकेंट है, और जिनको जॉब चाहिए, उनके बीच में मिडिल मैन, मिडिल मैन क्या करता है? दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो माध्यम कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। चलो, पांचवा है तुम्हारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसे सारा ही उतार दिया, बहुत बढ़िया। आप एक अच्छा काम सर, करो। वो जो वेबसाइट था, हाँ हाँ, तो उसमें सर मतलब सारा गवर्नमेंट जॉब ही है? गवर्नमेंट जॉब नहीं ये है उसमें, प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट वैकेंसी जॉब तो वैकेंसी अलग आती है। अब उसमें गवर्नमेंट जॉब तो अच्छा तुमको, मतलब, वो तो उनके मतलब मुझे हाँ, लोगों की मतलब जरूरत ये, है तो सर मैं भी डाल सकता हूँ उस पर कि हाँ हाँ, अपना डाल जो भी सकते हो, डाल सकते हो वहाँ पे। तो वेरीफाइड है गवर्नमेंट में, ठगाओगे नहीं जो लोग। कुछ तरीका होगा उनका करने का, देख लेना। तुम भी डाल सकते हो वहाँ पे, मुजफ्फरपुर में ये काम में टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है। ये पता, प्लेसमेंट एजेंसी छोड़ दो, इसको मत लिखना। इस पर आ जाओ कैंपस रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट काफी है। देखो, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? देखो, कैंपस का मतलब होता है कॉलेजेस का कैंपस, ठीक है।
कि जैसे एमआईटी में डायरेक्ट कंपनियां आती हैं, बच्चों को नौकरी पर ले जाती हैं, बीटेक कर रहे लोगों को, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट में आईआईटी में, कॉलेज में ही माइक्रोसॉफ्ट गूगल आती है, जो आईआईटी कैंपस में, कॉलेज कैंपस से ही बच्चों का सिलेक्शन कर लेती है। तो कैंपस का मतलब क्या होता है कि कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट, संस्थाओं में से ही डायरेक्ट बच्चों को नौकरी पे जाना। यहाँ पे बच्चे नहीं जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लोग जिनको जॉब चाहिए वो कंपनी के पास नहीं जाते हैं, बल्कि कंपनियां उनके कैंपस में आती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो। स्कूल तो नहीं आएंगे, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, वहां पर आके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। सर स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। ओह, चलो समझ गए, अब दिख रहा है। चलिए, अब इसके बाद आता है सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ये स्टेप में था। तो देखो सिलेक्ट देखो पहले आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, देखिए किसका मैसेज आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। देखो रिक्रूटमेंट में क्या था, रिक्रूटमेंट में हमारा एक ही इरादा था कि हम अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी के एप्लीकेशन सेंड करवा दें, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको 100 लोग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म निकाल देंगे और कोशिश करेंगे कम से कम 1000-2000 बच्चे हम में अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये कहलाएगा। रिक्रूटमेंट में होता है कि हम अपने यहाँ जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा हमारे फॉर्म आ सके, ठीक है। वो प्रोसेस कहलाता है रिक्रूटमेंट। दूसरा होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है कि आपके पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितना भी एप्लीकेशन आया, ठीक है, हम उसमें से क्या करें, जो सबसे सही बेस्ट कैंडिडेट है उसका चुनाव करें, वही कहलाता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। सबसे ज्यादा काम करने वाला, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का कैंडिडेट को हम अपने जॉब पे सेलेक्ट करें, तो ये प्रोसेस कहलाता है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे अगर आपको अगर आइडिया होगा, आईबीपीएस या बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें कम से कम 50 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर्म में, ठीक है। और आईपीएस को सिर्फ 10,000 लोगों का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, 50 लाख में से। अब सिलेक्शन कैसे किया जाए, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, कि 50 लाख में से आप 10,000 बच्चों को रख लीजिए अपने पास। तो उसके लिए ये क्या करती है, तीन लेवल में एग्जाम करवाती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री का पेपर टफ होगा, तो 50 लाख में से आधे बच्चे, आधे क्या, मान के चलिए कि 50 लाख में से सिर्फ 10 लाख बच्चों का प्री क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं मेंस में। मेंस में क्या होता है, 10 लाख से परसेंटेज सीधा कम होके हो जाता है 50,000। और 50,000 के बाद इंटरव्यू राउंड आता है, 50,000 में से तब वो सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के प्रोसेस में, सिलेक्शन एक प्रोसेस नहीं है, सिलेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी। ये क्या है, प्रीलिमिनरी, पीआरई, फिर LIMINIARY, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो देखिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, देखो प्री शब्द का मतलब होता है पहले, ठीक है। जैसे जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फॉर्म भरने के ऊपर में जैसे मान लो कि बैंक, मुझे एक इंजीनियर चाहिए, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए फॉर्म बनाऊंगा, उसमें पूछूंगा यार मुझे इंजीनियर चाहिए, लेकिन वो सिर्फ यूपी का होना चाहिए, बाहर के राज्य का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फॉर्म में जब डालूंगा तो उसमें नेम होगा, एड्रेस होगा, उसका एज 27-28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया होगा, ठीक है।
किस जगह का रहने वाले हैं, स्टेट क्या रहेगा वो रहेगा। मान के चलो कि किसी 30 साल वाले बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, एज अपना मेंशन किया 30, और लिखा कि मैं दिल्ली का हूँ, तो वो तो पहले ही स्टेज में ना छट गया। ठीक है, तो वही कहलाता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, या जैसे आपको पता होगा कि एयर होस्टेस वगैरह का जब वैकेंसी आती है, तो एयर होस्टेस बनने के लिए आपके चेहरे वहरे पे या हाथ पे, या मेल या बॉय जो भी है दोनों लोग अप्लाई करते हैं, उनके हाथ या चेहरे पे कोई भी कटा जला का निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कटा निशान नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने फॉर्म मेंशन किया नहीं मुझे तो निशान है, पूरा लंबा सा निशान है, एकदम सांप की तरह एकदम निशान है एकदम, तब तो आपको तो उसी पहले ही स्टेज में आप छट गए। तो ये स्टेज कहलाता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, फिर होता है सिलेक्शन टेस्ट। तो जो लोग पास कर लेते हैं, अब उनको किसी न किसी टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब ये टेस्ट प्रक्रिया किन किन तरह की होती है, एक मिनट रुक जाओ। देखो, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, कि आईक्यू टेस्ट, जानते हैं ना कि रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईक्यू टेस्ट, अब दिमाग से पैदल है, ढक्कन तो नहीं है ना, दिमाग शार्प है कि नहीं है, तो उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसको आईक्यू बोलते हैं। रीजनिंग उजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आईएएस वगैरह का कभी आप इंटरव्यू देखते हो, उसमें पूछता है कि आप जिस जगह के डीएम बना दिया गया है वहां पे किसी बच्चे का मर्डर हो गया, अब लोग जनता एकदम पागल हो गई, एकदम आग से एकदम गुस्सा गई, एकदम थाने का घेराव कर दिया गया है, लोग एकदम आग लगाने वाला, तो आप कैसे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप कैसे उनको कंट्रोल करोगे। या कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि आप किसी जगह के डीएम है और दुर्गा पूजा का टाइम है और उस टाइम मुहर्रम भी जाने वाला है, रूट भी एक ही है, तो फिर आप कैसे कीजिएगा, क्योंकि अगर एक साथ जाएगा तो हो सकता है कि लड़ाई दंगा हो जाए, तो आप कैसे कीजिएगा। तो ये परीक्षा क्या होती है, यही कहता है आईक्यू का टेस्ट। ठीक है, जिसमें सामने वाले का दिमाग का टेस्ट होता है, उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। दूसरा होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब हो गया मैथ्स से रिलेटेड टेस्ट। ठीक है, तो इसका टेस्ट देखने का ये इरादा होता है कि कोई नया काम या कोई नए चीजों को आप कितनी जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, देखिए, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। ठीक है, कि नया जॉब कैंडिडेट कैसे सीख पाता है। ठीक है, कोई नए काम को सीखने में आपको कितना समझता है कि अब नया काम सीखने वाले इंसान है भी कि नहीं है। तीसरा होता है आदमी का पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, कि ये गुस्सैल है, ठीक है, या शांत आदमी है, या अकेले में काम करने वाला आदमी है कि सबके साथ मिलकर काम कर जाएगा, इसका लाइफ, इसको चीजों को देखने का नजरिया क्या है। ठीक है, तो देखिए, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कि सामने वाले का नेचुरल बिहेवियर हम देख लें, ये जानना इसका इरादा होता है। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर में जो ऊपर में इंटेलिजेंस टेस्ट था वो भी आ जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी आ जाएगा। एटीट्यूड, जीवन को देखने का नजरिया क्या है, काम को देखने का नजरिया क्या है, अपने से छोटे लोगों के बारे में क्या सोचता है, अपने से बड़ों के बारे में क्या सोचता है, क्या उस काम को करने में उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसीलिए पता है जब आप कभी इंटरव्यू में जाओगे ना बड़े बड़े कंपनियों में, तो वहां पे क्या होते हैं, जैसे मान के चलो कि आईएएस का इंटरव्यू अगर आप कभी अपियर करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक जीके जीएस का टीचर एक्सपर्ट होगा, एक तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग रहे, और साथ में एक ना साइकोलॉजिस्ट भी होगा। साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, चुपचाप बस आपको देखेगा बस। ठीक है, आपका इंटेंशन, इरादा, ये क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये देखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी पर्सनालिटी टेस्ट को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी अभी तुम्हारा ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आप जैसे मैं मान चलो, मान के चलो कि मैं एक रियल एग्जांपल ही बता रहा हूँ। जब मैं संजय वीएस का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो मुझसे पूछा गया कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर रहिए, क्या पढ़ाइएगा। हम बोले कि हम बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, हम पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, चलिए आपको 3 दिन
सन जेवियर्स में जाके डेमो क्लास देना है आपको, ठीक है। मैं बोला ठीक है मैं दे दूंगा। वहां गया तो बच्चों के सामने में मुझे बोला गया, एक रैंडमली कोई टॉपिक उठाकर मुझे दे दिया गया, बोला आप इसको पढ़ा के दिखाइए। तो मैं ठीक है जाते हैं पढ़ा के दिखाते हैं। पढ़ाया। उसके बाद बच्चों से पूछा गया कि सर पढ़ाए थे तो अच्छा पढ़ाए थे, समझ में लगा नहीं सर बहुत अच्छे से पढ़ाए। तो ये क्या हुआ कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पास जो स्किल है, क्या वास्तव में वो मेरे पास है भी है कि नहीं है, उसका जांच कैसे हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कैसे हो। इसी चीज के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। चलो इसके बाद है तुम्हारा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि किस चीज में है, ठीक है। तो इंटरेस्ट टेस्ट आप जान सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं टीचर हूं, तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो सब कुछ पढ़ाने में तो नहीं है ना। मेरा इंटरेस्ट किस में है, सिर्फ बीएससी इकोनॉमिक्स में है। तो इंटरेस्ट टेस्ट का करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो सामने में जो बच्चा मेरे यहाँ जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस काम में लगेगा, उसको किस तरीके का काम दिया जाए जिस काम में उसका मन ज्यादा लगे। तो यही चीज होता है इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, कि कैंडिडेट मेरे जो जो कैंडिडेट है उसको किस तरह के काम में सबसे ज्यादा मन लगता है, उसको वही काम दिया जाए, ठीक है। चलो तो चलो ठीक है, टेस्ट तक का तो बात पूरा हो गया। सारा टेस्ट वगैरह आपसे ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। अब जो बच्चे टेस्ट पास कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, प्री का टेस्ट हुआ, मेंस का एग्जाम हो गया। अब तीसरा स्टेज क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि जो जो इम्प्लॉय जो इम्प्लॉय जो भी कैंडिडेट थे, ठीक है, जो जॉब पोजीशन के लिए और जो कंपनी में जिनको नौ चाहिए, उन दोनों का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। वो लोग आमने सामने में एक दूसरे के बैठते हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो सबसे पहले मुझे वाइस प्रिंसिपल ने मेरा टेस्ट लिया, ठीक है। मैं उस टेस्ट में पास कर गया। अब बात हुआ ज्वाइनिंग का और पैसे का, सैलरी का मुझे बात हुआ, ठीक है। अब ये बात करने के लिए मुझे जो कंपनी के डायरेक्टर, जो स्कूल के डायरेक्टर थे, जो बहुत सीनियर लोग थे, 3-4 लोग सीनियर लोग काफी बैठे हुए थे, फिर मुझे उनके सामने में बुलाया गया। मैं गया बैठा, मुझसे पूछा गया सारे बातों के बारे में, मैंने आंसर दिया। उसके बाद जाके मेरा फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो यही कराता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले के सारे टेस्ट को क्लियर कर लिया है, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इंटरव्यू को कौन कंडक्ट कराते हैं, एक एक्सपर्ट लोगों का एक पैनल होता है। पैनल मतलब क्या होता है, टीम होते हैं जो वो इंटरव्यू करवाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का काफी फायदा होता है। देखो इंटरव्यू का फायदा ये होता है कि आप सामने वाले को आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। क्वेश्चन तो हो सकता है कि रट के आया हो, कर लिया गया हो। सिर्फ टेस्ट से आपको उस आदमी के बारे में सारी जानकारी, उसका नेचर, बिहेवियर कैसा है, सब नहीं जान सकते आप, ठीक है। तो इसका फायदा कुछ अलग होता है कि कि कितना कॉन्फिडेंस है, क्या उसको सही में कोई नॉलेज है कि नहीं है। आप उससे भी बातें को, 2-4 बातों को क्रॉस चेक करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही कराता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप देख लेते हैं तो उसका क्या होता है ना, जैसे ये जो स्टेप है ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, छोटी कंपनियां तो स्टेप करती भी नहीं है। छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करती हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, स्कूलों में मिलता है बच्चों को। आप में से कितने लोगों को पता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कोई एक चीज होती है। यस सर, हमको पता है। यस सर। पता है। सत्यम आपको पता है इस बारे में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइक ऑन करके बोलना। सत्यम माइक ऑन करो अपना। सो गए हो क्या। सर पता है सर। हाँ, पता है ना। चलिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर मान के चलो कि तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा कि बहुत बदमाश बच्चा था, बहुत मारपीट किया था, अब दूसरा स्कूल वाला तुमको रखेगा फिर, नो नहीं रखेगा। नो सर। तो यही स्टेप कहलाता है तुम्हारा, अब माइक ऑफ कर लो अपना। यही स्टेप कहलाता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। देखो उस आदमी का ना बैकग्राउंड चेक करो कि यार मेरे यहाँ जो गा रहा है, पता चला कि जो नया आदमी मेरे जॉब में अप्लाई किया, वो पहले कंपनी में अपने लोगों के साथ मारपीट खूब किया, एकदम झगड़ा किया, दांत तोड़ दिया था मालिक का, तो मैं अपनी कंपनी में उस आदमी को क्यों रखूंगा। तो लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस आदमी का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, और पता है
बड़ी बड़ी सारी कंपनियां ना अपने एम्प्लॉयज के बारे में ना जानकारी एक दूसरे को बताती हैं, शेयर करती हैं, ताकि उनको उस कैंडिडेट के बारे में सही जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए अब इंटरव्यू में भी मान के चलो कि सारे बच्चों ने दे दिया, अब हमको क्या करना है, सिलेक्शन, फाइनल किसको सिलेक्ट किया जाए उसका डिसीजन लेना है। ठीक है, देखिए जो कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट, इंटरव्यू और सारे रेफरेंसेस को पास कर लिया है, अब उसमें से क्या करना होता है मैनेजर्स को, देखो अगर जितनी वैकेंसी थी सिर्फ उतने ही लोगों को मैंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया है, ठीक है, तब तो फाइनल हो। कई बार क्या होता है ना कि बड़े जॉब्स इंटरव्यू में आप देखोगे कि कोई भी आपके भाई हो बहन हो, पहला 2 राउंड पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में ही छट जाते हैं, ठीक है, उनको नहीं लिया जाता है। तो ये प्रोसेस का ना सिलेक्शन डिसीजन कहलाता है कि यार इस आदमी का इंटरव्यू बहुत बेकार गया था, इस बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत कम था, आंसर सही से दे नहीं रहा था, ठीक है, तो उसको नहीं रखा जाए। तो सिलेक्शन डिसीजन हम क्या करते हैं कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन चुनाव करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, कि भैया कुछ ऐसी बीमारी वारी तो नहीं ना, टीबी भी तो नहीं है ना, या कोई कोरोना वोरोना तो नहीं है ना कि जाकर सबको बीमार कर दे। तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिससे सारे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हो, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लेता है उनको जॉब ऑफर दे दिया जाता है। जैसे मुझे बता दिया गया था कि आपका अप्रैल से ज्वाइनिंग हो चुका हुआ है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको सैलरी इतना रहेगा, स्कूल इतने से इतने बजे आना पड़ेगा। और आखिरी में क्या होता है, हमारा और उनका बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, बोला गया कि ये रहा स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट, आप स्कूल के सारे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करेंगे, ठीक है, और उसमें मुझे अपना साइन कर देना होता है, और उसपे स्कूल का भी साइन होता है। मतलब तो उसमें जो भी कंडीशन रहेंगे, कंडीशन रहा कि मुझे वो एक जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, मुझे वो नोटिस देंगे, अगर कल के डेट में मैं भी कोई स्कूल छोड़ने वाला हूं तो मैं भी नोटिस दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तुम्हारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां तक समझ गए आप लोग? जिज्ञासा समझ गए यहां तक? हाँ सर। ठीक है, तो देखो आज के क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करो, अच्छे से घर जाके पढ़ो। क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी हुई है, आधे घंटे बाद, आधे घंटे का रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ भी अपलोडेड है अकाउंट में आप लोगों के। ठीक है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके जिनको पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल 8:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, चलो ठीक है, तब अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।